जय हिंद साथियों, आज तारीख है 23 दिसंबर। आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो चलिए बड़ी खबर पहले देख लेते हैं, उसके बाद जाके सारी चीज पे बात करेंगे क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि हम लोग का जो गणतंत्र दिवस होता है, हम लोग प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पे कोई एक मुख्य अतिथि बुलाते हैं। ये 1950 से ही चलता है। सबसे पहले इंडोनेशिया के आए थे सुकर्णो जी, फिर नेपाल के आए थे, ठीक है ना। तो इस बार जो अपना 75वां गणतंत्र दिवस होगा 26 जनवरी आपका 2024 को, तो आने वाले थे कौन? जो बाइडेन जी। जो बाइडेन कहाँ के हैं भैया? ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अभी G20 हुआ था, उसी टाइम न्योता मिला था, वो बोला आएंगे, ठीक है। तो सारा कुछ गड़बड़ हो गया। क्वाड समूह में भी थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है, ठीक है। अभी देखिए क्वाड का मीटिंग होने वाला था, वो भी डिसमिस हो रखा है। अब क्वाड वाले जो भी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है ना, अमेरिका है, तो क्वाड कुछ खास चल नहीं रहा है। और जो बाइडेन के वहां पे इलेक्शन भी है, आपको पता है, तो कल भी हम कि नवंबर में वहां पे इलेक्शन होने वाला है ना। तो ये सारा चीज को लेकर जो बाइडेन व्यस्त है, वो आएगा नहीं, वो इग्नोर कर दिया हम लोग को, ठीक है। कोई बात नहीं है। और पन्नू का भी मैटर है, जानते हैं, खालिस्तानी मांग पन्नू, उसका भी मैटर आके थोड़ा सा गड़बड़ाया है, ठीक है। तो रिश्ता ठीक है, फाइनली वो नहीं आ रहा है। तो अब क्या हो गया है ना कि ये फ्रांस के आ रहे हैं। ये फ्रांस के कौन भैया? इमानुएल मैक्रोन है। अभी मोदी जी गए थे बेस्टिल परेड में। तो आज आपको आज बेस्टिल परेड के बारे में भी बताएंगे पूरा पूरी कि बेस्टिल परेड क्या है, वहां का नेशनल डे, मतलब आपका जो फ्रांस का जो नेशनल डे मनाया जाता है 14 जुलाई को, ठीक है। 14 जुलाई 89 को हुआ था वहां पे घटना, 1789 को। तो वो कहानी आज पूरा पूरी बताएंगे कि क्या हुआ था वहां पे, क्या क्या चीज है, लुईस 16 का क्या हुआ, उसका बीबी का क्या हुआ, कैसे क्या सारा चीज, ठीक है। तो ये आ रहे हैं, ठीक। फाइनली ये मान भी गए हैं और सारा चीज शेड्यूल टाइट है। विदेश मंत्रालय के तहत ये सारा चीज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है, ये भी थोड़ा एक आपके मन में एक समस्या आएगा। तो देखिए ये समस्या क्या है ना कि प्रत्येक देश जो है ना अपना क्या करता है, अपना दिखाता है, ठीक है। दिखाता क्या है कि देखिए हम लोग क्या हुए, संप्रभु राष्ट्र हुए, गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संप्रभु का कहने का मतलब है हम लोग का कोई भी आंतरिक या बाह्य दबाव नहीं है, जो भी करेंगे हम लोग अपने मन से करेंगे, ठीक है। तो उसको लेकर के अपना परेड उरेड किया जाता है, देश अपना शक्ति दिखाता है, तो हम लोग भी दिखाते हैं। और उनमें से कई देश, मतलब जितने भी देश से हम लोग का अच्छा रिश्ता है, उनमें से कोई एक खास को चुनते हैं। क्योंकि देखिए अभी मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, कुछ रिश्तेदार में से कोई तो खास होता है, तो इसमें दिखाना पड़ता, मतलब एक परंपरा है कि नहीं हमारे साथ फलाना है, हमारे साथ फलाना है, ठीक है। पूरे विश्व में एक मैसेज जाता है। तो यही मेन मुख्य उद्देश्य होता है कोई भी मुख्य अतिथि बुलाने का, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से बात समझ रहे होंगे। तो अब देखिए अभी ना ओपेक जानता क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। आपका बगदाद में एक घोषणा पत्र आया था 1960 में, ये बना था, ठीक है। सऊदी अरब के अध्यक्षता में ये सारा चीज काम होता है। इसमें कुछ देश है संस्थापक सदस्य, कुछ देश था आपका कुवैत था, इराक था, ईरान था, सऊदी अरब था और वेनेजुएला था। ये सारे लोग मिलकर बनाए थे 1960 में। इसमें विवाद बहुत हुआ आपका। कभी बोला कि यहाँ पे आपके इराक में हेडक्वार्टर होगा, फिर कब बोला कि स्विट्जरलैंड पे होगा, ठीक है। फिर फाइनली जाके आपका ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, क्योंकि वेनेजुएला मान नहीं रहा था इधर बनाने के लिए, तो फिर आपका फाइनली वियना में है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, देखिए ये अफ्रीका देश मिलेगा आपको, दिखेगा एकदम यहाँ पे दिखेगा अंगोला। तो अंगोला क्या है? अंगोला क्या बोल रहा है कि हम भैया हमको ज्यादा उत्पादन करना है, ठीक है। और सऊदी अरब कह रहे हैं कि नहीं हम ज्यादा उत्पादन नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़े तो जानता है मांग और पूर्ति का क्या कहानी है। अगर मांग कम होगा, अगर ये पूर्ति कम करेंगे तो मांग अधिक होगा, जब मांग अधिक होगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं है। तो सऊदी अरब चाहता है या ओपेक वाले चाहते हैं कि हम मांग कम से कम, आप मतलब क्या करें, उत्पादन करें। जब कम से कम उत्पादन करेंगे तो लोग का मांग अधिक होगा, जब मांग अधिक होगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा। और अंगोला क्या चाहता है कि नहीं हम उत्पादन खूब करेंगे, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई जरिया ही नहीं है, एक ही जरिया है तेल। कच्चा तेल निकालेंगे, कच्चा तेल निकाल करके पूरी दुनिया में हम बेचेंगे तो मेरा इकोनॉमिक स्थिति सही चलेगा। अब यहाँ पे इस संधि के तहत जो आपका ओपेक है, ओपेक का जो आपका क्राइटेरिया है, ठीक है, 1.18 ऐसी आपका बैरल के करीब, मतलब बिलियन के करीब करीब जो है आपको निकालना था। ये लोग कुछ ज्यादा निकालना है, इसका कुछ क्राइटेरिया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये सारा चीज, ये नारा चल रहा था और पिछले कई बार से सब हो रहा था। तो ये फाइनली बोला कि भैया हम निकल जाएंगे। तो इसके बारे में अभी आपको पूरा बताते हैं हम ओपेक के बारे में, ओपेक का क्या कहानी है, क्या क्या होता है ओपेक में, ठीक है ना। इसमें ओपेक प्लस देश है, ठीक है। तो वो ओपेक प्लस देश में कौन कौन आता है, ठीक है, क्योंकि अपना एशिया से भी है, मलेशिया है, ब्रुनई है, तो इसको जानेंगे। कजाकिस्तान है, रसिया है, तो इसे बिल्कुल भी जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज आपके लिए। आज बहुत हम जबरदस्त बताने वाले हैं। अब ये चेन्नई में ग्रैंड मास्टर जानते हैं, अभी 84वां ग्रैंड आर वैशाली बनी थी, तीसरी महिला बनी थी। अब पहली महिला करोनो हम्पी थी, हाँ। और विश्वनाथ आनंद पहले व्यक्ति, मतलब पुरुष में थे। तो ये आपका चेन्नई ग्रैंड मास्टर चल रहा है, ठीक है। इस चेन्नई ग्रैंड मास्टर में ये जीत गए हैं ये भैया डी गुकेश है, ठीक है। तो डी गुकेश को जानेंगे, किसको हरा के, अर्जुन एडिगेसी को हरा के जीता है, ठीक है। आज ये देखिए ग्रैंड मास्टर क्या होते तो जानते ही आप लोग, एक जो संस्था है फिट है, उसी के द्वारा ये जो है उपलब्धि दिया जाता है। चले आगे चले। अब देखिए राष्ट्रीय क्या है, गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं रामानुजन के जन्म दिवस पर। 1887 में जन्मे थे, जब तमिलनाडु के थे, ठीक है। अब 32 वर्ष की अवस्था में मृत्यु भी हो गया था। तो इसका कुछ उपलब्धि है। तो 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है ना। तो उसी के द्वारा ये मनाया जाता है और ये पुरस्कार भी दिया जाता है। 2022 में आपका लीना गुप्ता को दिया गया था। 2023 में जो है आपका मैक्सिको के एक यूनिवर्सिटी के है, उसी को दिया गया। अभी सारा चीज बताएंगे हम। 75वां गणतंत्र दिवस तो आपको बता दिए हैं। अब बिल्कुल भी
बेस्टिल परेड डे के बारे में बताएंगे। क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का था फ्रांस, इसको वहां पे लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड भी दिया गया था मैक्रोन के द्वारा। और हम लोग का जो है ना, जो रणनीतिक साझेदारी होता है ना, रणनीतिक साझेदारी बायलैटरल जो आपका रिश्ता होता है दो देश के बीच, तो फ्रांस के साथ अच्छा खासा चल रहा है। और ये 6वें राष्ट्रपति ऐसे होंगे जो भारत आ रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मोदी जी भी कहते बहुत अच्छा भव्य सम्मान हुआ था बेस्टिल परेड में, यानी 14 जुलाई को। ठीक है, तो बिल्कुल भी सब चीज हम लोग जानने वाले हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अभी क्या है ना, एक फिल्म आपका आया था, शाहरुख खान का फिल्म है, ठीक है, राजकुमार हिरानी उसको बनाया है, उसका डायरेक्टर वही है, डंकी। तो डंकी रूट क्या होता है, डंकी वीजा क्या होता है, ठीक है, डंकी फ्लाइट क्या होता है, डोंकर क्या होता है, ये सब चीज आपको अगर ट्रम्प पूछ लेगा ना तो फंस जाइएगा। क्योंकि देखिए, अवैध प्रवासी, अब हम लोग प्रवासी दिवस पढ़ते हैं ना, अभी आप लोग को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी पढ़ाए थे, 18 नवंबर को मनाते हैं, प्रवासी दिवस हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। तो अवैध प्रवासी के लिए ही ये डंकी है। ठीक है, कि कैसे जो है H1B वीजा नहीं मिलने की वजह से लोग विदेश का ख्वाब देखता है, और कैसे कैसे जो है अपना दलाल के चक्कर में पड़ करके कैसे कैसे जंगल होते हुए फिर उस देश में जाता है, फिर वहां पे जो है आपका यहाँ पे रहता है, शेल्टर में रहता है, फिर उसके साथ बहुत कुछ होता है, लोग अपना जीवन तक खत्म कर देते हैं। तो यही चीज इस मूवी में दिखाया गया, बहुत ज्यादा आपका चर्चा में आया है डंकी रूट, ठीक है, या डंकी फ्लाइट। ठीक है, तो यहाँ से संबंधित जो भी है, वीजा है, कौन देश का क्या स्थिति है, ये सारा चीज अभी आपको हम बता देंगे। चलिए देखिए, खेलो इंडिया, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम का कई संस्करण हो रहा था, उस दिन भी बताए थे कि 6ठा संस्करण खेलो इंडिया का आपका होने वाला तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में बात हो गया। तो कल अनुराग सिंह ठाकुर गए थे, और वहां के जो है MK स्टालिन है, वहां का उसका बेटा है, ठीक है, तो निधि कुछ है नाम, उसी के द्वारा लोग बैठ करके कल शुभंकर लोगो, जर्सी, थीम सॉन्ग, ये सब चीज जारी किया गया है। तो इस बार का जो आपका जो है ना शुभंकर जो रखा गया है, ये रखा गया है क्या, वीरी मंगाई। अब देखिए, वीर मंगाई क्या होता है ना, ये जो है वेली नचियार था ना, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुआ करती थी, तो उसी को वेरी मंगाई कहा जाता है वहां पे, तो उसी के नाम पे आपका शुभंकर रखा गया है। तो ये थोड़ा सा देखिए, स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित कोई भी अगर बात होता है तो हम लोग के लिए वो इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहीं से बात शुरू करते हैं, और आपको बिल्कुल भी देने वाले हैं एकदम A1 चीज। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से सब समझ गए क्या क्या होने वाला है। हाल ही में क्या बोल रहा है, चलिए, अरे क्या हो गया भाई, हाँ क्या बोलता है, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के दूसरे तेल उत्पादक देश कौन है जो ओपेक को छोड़ा है? तो ओपेक को छोड़ा कौन भाई? अंगोला। अंगोला का राजधानी कहाँ है? लुआंडा है। ठीक है, अभी आपको चलिए बताते हैं सारा चीज, लुआंडा है। चलिए आते हैं, सबसे पहले ये जानिए, ओपेक एक संगठन है जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बोलता है। ठीक है, ये आपका ओपेक है। ठीक है, अब पहले इसको आराम से समझिएगा, सारा चीज आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ओपेक है ना, देखिए एक समय में क्या हुआ, जब तेल के बारे में लोगों को पता चला कि भाई कच्चा तेल जानते हैं ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आज के भी डेट में COP28 में भी बोला गया है कि भैया थोड़ा जीवाश्म ईंधन को कम किया जाए, जीवाश्म ईंधन को क्या कर दिया जाए, थोड़ा कम कर दिया जाए। तो कहने का मतलब है, जितने भी कच्चे तेल उत्पादक देश थे उन लोग मिलकर के एक जो है अपना क्या संगठन बनाया कि सारा जो भी देश हम लोग बेचेंगे, जो भी देश में कच्चा तेल बेचेंगे, तो ये संगठन होगा और एक नियम होगा, उसी नियम के तहत सारा चीज काम किया जाएगा। तो ये संगठन बना। काम भाई, बगदाद घोषणा पत्र आया आपका। देखिए, इराक का राजधानी बगदाद है, ठीक है, और ये है आपका इराक यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं हम कि कौन कौन उस टाइम आया था। तो ये आपका टोटल सऊदी अरब है, और इसी के अध्यक्षता में ये सारा चीज काम हुआ था। यहाँ पे आपका थोड़ा सा छोटा सा देश कुवैत है, यहाँ पे इराक है, और ये ईरान है, और यहाँ पे आपका वेनेजुएला है। और आज के भी डेट में सबसे अधिक तेल का भंडार रखेगा तो कहाँ कहिएगा, यहाँ पे आपका वेनेजुएला में। और वेनेजुएला और यहाँ पे आपका एक छोटा सा देश है गुयाना, यहाँ के बीच में जो ना एक क्षेत्र है, अभी भी उन लोग का अभी भी चर्चा में बना हुआ था तेल का विवादित कुछ क्षेत्र को लेके। ठीक है, तो इसको हम आपको ये वाला एस्काइबो क्षेत्र कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसके बारे में अभी आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे ना तेल का बहुत अच्छा भंडारण पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा पांचों देश मिलकर के एक आपका संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा, ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। कब हुआ भैया? ये 1960 में बना। जब ये जब संगठन बना ना, ये संगठन जब बना तो सारे लोग का मानना था कि यहीं पे बगदाद में ही इसका हेडक्वार्टर होगा। तो वेनेजुएला नहीं माना, बोला कि नहीं। तो फिर लोग का मत हुआ कि चलो भाई स्विट्जरलैंड में, क्योंकि जानता है जेनेवा शहर में लगभग सारी चीज का आपका हेडक्वार्टर मिलेगा। तो वहां पे भी स्विट्जरलैंड वाले वो उसको मान्यता नहीं दिए, तो फिर उठा पुठा के ऑस्ट्रिया, जानते हैं ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना है, तो फिर फाइनली जाके उसका आपको 1966 के करीब फिर शिफ्टिंग हुआ जाके आपका वियना में। समझ गए बात? तो इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? वियना। वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया का राजधानी है। ठीक है, समझ गए? अब देश कौन कौन से हो गए? सऊदी अरब हो गए, कुवैत हो गए, ये इराक हो गए, और ईरान हो गए, और वेनेजुएला हो गए। ये संस्थापक सदस्य है। ठीक है, अब ये सारे देश होने के बाद अब जो भी जहां जहां पे जैसे जैसे लोग आजाद होते, क्या पता है आपको, दक्षिण अफ्रीका, ये वाला अफ्रीका वाला महादेश में
कुछ लेट से ही लोग को जो है अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी है। तो जैसे जैसे ये लोग भी जहां जहां पे तेल मिलने लगा, फिर इस संगठन में लोग शामिल होने लगे। तो फाइनली अभी अफ्रीका अगर महादेश से अगर पूछेगा सबसे अधिक कौन जो है आपका तेल उत्पादन करता है, तो नाइजीरिया करता है। इसके बाद बहुत तेल है, अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक यही करता है, और पूरे विश्व में उत्पादन करता है तो यूएसए करता है। याद रखेगा, यूएसए उत्पादन में सबसे नंबर 1 है यूएसए, ठीक है। यूएसए तेल उत्पादन में नंबर 1 है। कौन तेल कहिएगा? कच्चा तेल, ये नहीं कहिएगा ऐसे ही फलना तेल, ठीक है। ये कच्चा तेल, जीवाश्म भरा तेल, ठीक है। कच्चा तेल में सबसे अधिक मतलब उत्पादन कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और भंडारण किसके पास है? वेनेजुला। और अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक किसका है? तो नाइजीरिया का। दूसरा स्थान पर तेल उत्पादन में कौन है आपका? ये अंगोला है, जिसका राजधानी लुआंडा है। ये बात समझ गया मेरे हिसाब से। तो आपका ये सारा देश है। अफ्रीका में कौन कौन है? तो आपका लीबिया है, अल्जेरिया है, फिर आपका ये नाइजीरिया है, ये कांगो है, फिर आपका अब ये अंगोला है। और ओपेक प्लस में अगर यहीं पे आपको कहेगा कि ओपेक प्लस में कौन कौन देश आता है, तो रसिया आता है, कजाकिस्तान आता है, उत्तरी सूडान आता है, दक्षिणी सूडान आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये नीचे में आइएगा तो इधर आपका मेक्सिको आता है, ठीक है, उधर मतलब उत्तरी अमेरिका में। तो ये ओपेक प्लस सारे देश है। ये सारे देश मिलकर के इस संगठन में जो भी देखिए, जो इस संगठन के ओपेक का जो सदस्य नहीं है और वो कच्चे तेल का क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, तो उसको ओपेक प्लस देश कहते हैं। जैसे रसिया से हम लोग अभी कितना तेल रहे हैं? बहुत ले रहे हैं, सबसे अधिक अभी उसी से ले रहे हैं। तो कच्चे तेल का एक्सपोर्ट कर रहा है, किसी को बेच रहा है, मगर वो ओपेक का सदस्य है नहीं है, तो ऐसे देश को हम लोग क्या कहेंगे? ओपेक प्लस कहेंगे। तो जिसमें से कौन है? यहाँ पे आपका मलेशिया है, ब्रुनई है, ये देखिएगा ना, ये आपका छोटा सा देश है, मलेशिया, ब्रुनई, रूस, कजाकिस्तान, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान, यहाँ पे आपका ओमान, ठीक है, इधर आपका मैक्सिको, ठीक है। तो ये सारा ओपेक प्लस देश में आता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको फिर मैप दिखा देते हैं, मैप दिखाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो कलर है, ये वाला कलर में आपका ओपेक प्लस देश है, और ये वाला जो है ओपेक देश है। तो ये आपका रसिया हो गया, ठीक है, ये आपका कजाकिस्तान हो गया, ये आपका देखिए यहाँ पे मलेशिया हो गया, ये आपका ब्रुनई हो गया, यहाँ पे आपका मैक्सिको हो गया, ये आपका उत्तरी सूडान हो गया, ये दक्षिणी सूडान हो गया। 2011 में उत्तरी सूडान दक्षिणी सूडान हुआ था। तो मेरे हिसाब से ओपेक का पूरा चीज कहानी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है अब इस समूह से जो है आपका अंगोला निकल गया है। तो अब टोटल इसमें सदस्य देश कितना है? तो क्या कहिएगा आप? इसमें टोटल सदस्य देश आपका बच गया 13। कितना 13? कितना बच गया? 13 देश इसका अभी सदस्य है। पहले कितना था? 14 था। अंगोला बोल दिया है, कंप्लीटली बोल दिया कि अब हम इससे निकल जाएंगे। तो ये इसमें सदस्य बना था कब? ये 2007 में जो है इसका सदस्य बना था, और 2023 में फाइनली ये यहाँ से निकल। क्या कहिएगा? तो तेल उत्पादन का जो कोटा है, सीमा है, वो उसी को लेकर के विवाद था। क्यों? कि ये लोग जो है 1.18 के करीब करीब इतना ही बैरल था, ठीक है, लाख बैरल होता है, ठीक है, इतना बैरल निकालने की बात कर रहा था अंगोला। और जो ओपेक जो उसका अध्यक्षता करता है सऊदी अरब, बोला कि नहीं, इतना नहीं निकालेंगे, थोड़ा कम निकालेंगे। क्योंकि भैया हर जगह क्या चलता है? बिजनेस का मतलब क्या है? उत्पादन। जितना मांग और पूर्ति में ही दुनिया पड़ा हुआ है। आपको भी ज्यादा खाइएगा तो देखिएगा उसका दाम बढ़ जाएगा, है ना। अब लोग उत्पादन ही नहीं करेगा, अब खाने का आपको आदत हो गया है, तो आप क्या 2 रुपया की जगह में 4 रुपया में लीजिएगा ना? लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? देखिए अभी आपको बिहार में दिख जाएगा शराब का मैटर। लोग आदत पकड़ा हुआ है, पिएंगे, अब मिल नहीं रहा है, बंद हो गया है। 2 रुपया की जगह में 10 रुपया में मिल रहा है। हाँ भाई, दे दो भाई। तो यही है, उत्पादन बिहार में है नहीं, मांग पूरा है, बैंड हो रखा है, तो स्वाभाविक है, तो सब कोई अपना कुछ ना कुछ चलाता रहता है। तो अंगोला क्या है? ओपीईसी 2007 में क्या है? शामिल हुआ था, और ओपीईसी का स्थापना 1960 में हुआ। सदस्य देश अभी 12 देश है, जो आपको बोल चुके हैं। ओपेक प्लस में सारा देश आपको हम बता चुके हैं। यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं है। चलिए आते हैं आगे। आगे क्या है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। ग्रैंड मास्टर होता है, अभी 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बना था? तार वैशाली महिला थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये किसने जीता है भैया? तो डी गुकेश जीता है। किसको हरा के? अर्जुन एडेगेसी को। ये दूसरा नंबर में था, ठीक है। अगर आप कोई पूछते कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर में दूसरे नंबर में कौन था, तो अर्जुन एडेगेसी, और तीसरे नंबर में आपका पेंटाला हरिकृष्ण था। ये तीसरे नंबर में प्राप्त किया था, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी। सबसे कम उम्र के जो है ग्रैंड मास्टर बनने वाले थे ये डी गुकेश। ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल भारत में अभी अपना ग्रैंड मास्टर का वो है 84 है। भाई बहन आपको बताए थे आर प्रज्ञानंदा, और आपका क्या आर वैशाली जो है आपका दोनों भाई बहन का जोड़ी था, जो अभी आपका बना था ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? एक खिताब होता है जो आपका फिडे संस्था के द्वारा दिया जाता है, जिसका मुख्यालय आपका लुसाने में है। लुसाने कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। विश्व शतरंज कप हुआ था अभी आपका कहाँ पे? अजरबैजान के बाकू में। कार्नेस ये अब मैग्नेस कार्लसन जो है जीत के लेके गया, वो कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं, ठीक है। किसको हराया था? तो वही आपका हराया था आर प्रज्ञानंदा को। तो ये भी बिल्कुल भी याद रखिएगा। और 44वां अभी आपका हुआ था कहाँ पे भैया? ओलंपियाड चेन्नई में। तो ये सारा चीज है। देखिए शतरंज से संबंधित जो भी चीज है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको समझते चलना है, ठीक है। तो आप लोग का एक क्वेश्चन है, शतरंज में जो है खाने जो होता है, कितना खाना होता है? अगर जानते हैं तो कमेंट में कोई
जो भी है थोड़ा सा बताइए, देखते हैं कितना बताता है कि नहीं है। उसमें शतरंज जो होता है देखिए इसमें होता है ना, कितना खाना होता है बताइएगा। तो आपको ऑप्शन है 100 सॉरी अब 64 है, ठीक है। उसके बाद 100 106 है, 208 है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देंगे, हाँ 200 104 है। ये आपके पास ऑप्शन है 64 208 106 104, ठीक है। इसी में से बताइए कि क्या हो सकता है। चले आगे बढ़े। तो ये है आपका चेन्नई ग्रैंड मास्टर जीते हैं डी गुकेश जी। चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस कहने का मतलब क्या है, जो मैथ नेशनल मैथ डे होता है ना, ये बहुत कम उम्र में जो है आपका बहुत गुत्थी सुलझाए थे, ठीक है। और ये कौन है, रामानुजम है, तमिलनाडु में जन्मे थे, ठीक है ना। और बहुत कम उम्र में ही बहुत जीनियस आदमी था, ठीक है। बहुत कम उम्र में इसका निधन हो गया, और इसके 32 वर्ष के उम्र में जब निधन हो गया तो इसी की वजह से देखिएगा जो 32 वर्ष से कम के आयु के जो लोग होते हैं तो उसी को जो है ना आपको रामानुजम पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये जन्मे कब थे, ये चेन्नई में जन्मे थे, 1887 में जन्मे थे, ठीक है। और 32 वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में, इसी के जन्मदिन को देखते हुए उस टाइम का तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। तो मनमोहन सिंह द्वारा 2012 में जो है बोला कि हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स डे मनाएंगे। एक होता है इंटरनेशनल मैथ डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल मैथ डे 14 मार्च को मनाता है। अंतरराष्ट्रीय मैथ दिवस अगर आपको पूछेगा कोई तो क्या कहिएगा, 14 मार्च को मनाते हैं। ये 14 मार्च क्या है भैया, तो देखिए 14 मार्च का मतलब ये समझ लिए पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 या 2 पॉइंट कितना बोलता है 3.14 होता है ना। तो 3 से मार्च हो जाएगा और 14 का 14 यानी 14, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, कितना 14 मार्च को मनाते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपको हम ट्रिक दे रहे हैं, ट्रिक नहीं है, कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड भी है ये बात, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 कहिए या 3.14 कहिए, ठीक है। तो 3 से क्या हो गया, मार्च हो गया, और 14 से क्या हो गया, 14 तारीख हो गया। तो 14 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल मैथ डे मनाते हैं। और नेशनल मैथ डे कब कहिएगा, तो क्या कहिएगा, 22 दिसंबर को मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 2012 को मनाते हैं। समझ गए हैं। पुरस्कार भी दिया जाता है, तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। तमिलनाडु के थे, सारा फैक्ट बता रहे हैं आपको। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है श्रीनिवासन अय्यर रामानुजम के जन्मदिन पर 22 दिसंबर 1987 की जयंती पर मनाया जाता है। रामानुजम का नंबर, देखिए रामानुजम नंबर बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है। इसी वजह से हम लिख दिए रामानुजन नंबर। अगर पूछेगा आपको रामानुजन नंबर अगर पूछेगा तो क्या कीजिएगा, 1729 है, क्या कीजिएगा 1729, ठीक है। ये रामानुजन नंबर भी कहा जाता है, इसको मैजिक नंबर भी कहा जाता है, कुछ भी आपको मिल सकता है। अगर कहीं कोई कहेगा कि मैजिक नंबर क्या है तो क्या कीजिएगा, जो रामानुजन नंबर है ना वही मैजिक नंबर है, 1729 याद रखेगा भैया। बहुत कोई एग्जाम में कोई रेलवे का कुछ क्वेश्चन थे या कुछ था जो हम देखे हैं रामानुजम नंबर, तब हमको याद है, हम आपको डाल दिए, ठीक है। रामानुजम नंबर क्या है, 1729, ठीक है। ये अब क्या है, ये क्या है, सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 किसको, रुक्सियान झांग को दिया जाएगा, ठीक है। दिया गया है, इसका घोषणा कर दिया गया है, ठीक है। ये आपको मैक्सिको में कोई यूनिवर्सिटी है, वहीं पे वहीं के प्रोफेसर है, 32 वर्ष से कम के होंगे जब भी उसको दिया जाएगा। और 2022 वाला जो है ना नीना गुप्ता को दिया गया था। 2022 वाला किसको, पश्चिम बंगाल के थे नीना गुप्ता, ठीक है। तो नीना गुप्ता को याद रखिएगा, 2022 वाला नीना गुप्ता और 2023 वाला रुक्सियान झांग को दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए अंतर जो आपका, जैसे क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देते हैं ना, तो मैथ का भी नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जिसको एबल पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार दिया जाता है। मैथ के क्षेत्र में सबसे बड़ा दिया जाने वाला पुरस्कार ये आपका एबल पुरस्कार है, ठीक है। तो इस पुरस्कार इस बार किसको दिया गया, तो अब नॉर्वे के थे लुइस कैफ्रिले, तो लुइस कैफ्रिले को, ठीक है, लुइस या लुइस जो भी लिखिए, ठीक है, लुइस कैफ्रिले को जो है आपको ये एबल पुरस्कार आपका 2023 के लिए दिया गया है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या कहिएगा, मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। मैथ के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। जैसे नोबेल जिसको मिल जाता है होता है ना कि इससे बड़ा सम्मान और कुछ है ही नहीं, है ना। तो उसी तरह से मैथ के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है आपका कौन, एबल पुरस्कार। किसको दिया, लुइस कैफ्रिले को। ये कहा गया नॉर्वे के हैं। ये बात मेरे हिसाब से क्लियर। रामानुजन पुरस्कार भी समझ गए, 2023 का झांग किसको दिया गया, आपका रुक्सियान झांग को दिया गया। 2022 वाला नीना गुप्ता को दिया गया है। 32 वर्ष से कम का होना चाहिए। क्यों भाई 32 वर्ष, क्योंकि 32 वर्ष की अवस्था में इनका रामानुजन का मृत्यु था। रामानुजन नंबर 1729 बिल्कुल भी याद रखना है। आपको कोई पूछ देगा, किसी को फंसाना चाहिएगा तो आराम से कहिएगा, बताओ तो रामानुजन नंबर, बड़ी मैथ बनाते हो, है ना। तो वो क्या करेंगे, फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी इस पे लंबा लेने वाले हैं, है ना। चले यहां आते हैं, चलिए इसको पहले देख लेते हैं। ये क्या सा क्वेश्चन है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर क्या है। तो देखिए छठे खेलो इंडिया यानी कहने का मतलब है 5 बार तो हुआ होगा। तो सबसे पहले 2018 में हुआ था। कहां पे हुआ था भैया, दिल्ली में हुआ था। फिर कहां पे हुआ, चलिए आपको थोड़ा सा ऐसे ही बताते हैं। दूसरा बताइए, पहला तो दिल्ली हो गया, दूसरा कहां, पुणे में, तीसरा कहां पे, गुवाहाटी में, चौथा कहां पे, पंचकुला हरियाणा में, पांचवा कहां पे, तो आपका भोपाल में मध्य प्रदेश में हुआ था। और छठा कहां होने जा रहा है, आपका चेन्नई में होने जा रहा है। एकदम क्लियर स्पष्ट। तो देखिए यूथ, आपको कई बार बोले हैं खेलो इंडिया का कई संस्करण करता है। अभी कितना है, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम और खेलो इंडिया पैरागम। तो खेलो इंडिया पैरागम हुआ था, दिल्ली में हुआ था, पहली बार हुआ है, याद रखेगा।
शुभंकर उज्ज्वला था कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। कौन सबसे अधिक लेके गया, हरियाणा कितना लेके गया भैया, 105 पदक लेके गया, ठीक है। ये बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। ये कहाँ पे हुआ था आपका 2022 वाला, तो एमपी में हुआ था सबसे अधिक, कौन लेके गया था, आपका महाराष्ट्र लेके गया था। तो इसी का क्या है ना, छठा खेलो इंडिया जो गेम अभी आपका होने वाला है, तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु में गया हुआ था। हम लोग का खेल मंत्री जानते हैं अनुराग सिंह ठाकुर है, और बड़ी अच्छा बोलते हैं, अच्छा बात करते हैं वो, ठीक है ना। तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा आपका जर्सी को वहां का उसका जो लोगो होता है उसको, उसके बाद थीम सॉन्ग और आपका शुभंकर को जारी किया है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा कब भैया, 19 तारीख से, आपका 19 जनवरी से होने वाला है, और कहाँ होगा, तो चेन्नई में होगा। तो उसका शुभंकर जो होता है ना, बहुत शुभंकर माने रखता है कि कोई भी गेम होता है। अभी आपको और भी हम शुभंकर के बारे में बताते हैं। तो वीरा मंगाई जो है वहां का शुभंकर इस बार का छठा एशिया गेम आपका जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का रखा गया। अब वीरा मंगाई क्या है, तो क्या कहिएगा, वहां पे जो ना एक स्वतंत्रता सेनानी थे वेलू नेचियार, ठीक है। तो वेलू नेचियार के नाम पे ही वहां पे जो है उसका स्थानीय भाषा में उसको वीरा मंगाई कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम दोनों लिख दिया, अगर वेलू नेचियार मिले तो वो भी ठीक है, वीरा मंगाई मिले तो वो भी आपका ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी होने की वजह से मैं इस क्वेश्चन को बनाया हूं, क्यों कि उस क्षेत्र में इसका एक अलग ही पहचान है। जबकि किसी चीज का जब कोई क्षेत्र में स्पेशल पहचान है, मान लीजिए हम लोग कहाँ बिहार यूपी से, हम लोग को नहीं पता उधर का क्या है, अगर कभी कुछ ऐसे चीज आ जाता है, अगर नहीं देखें, ध्यान नहीं दिए तो गलत ही होगा ना। तो ऐसे चीजों को देखना बिल्कुल भी बनता है। तो वीरा मंगाई क्या हो गया भैया, हम लोग का इस बार का छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का क्या हो जाएगा, आपका शुभंकर हो जाएगा। अब देखिए आशा जो है ना, आपका 5वां जो खेल हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम, उसी का था जो आपका एमपी में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। उज्ज्वला, अभी जो आपका खेलो इंडिया आपका पैरा गेम हुआ है, पैरा गेम जब 7 प्रतिस्पर्धा हो रहा था, तो इसमें आपका उज्ज्वला अब जीतू क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हो रहा था आपका कहाँ पे, यूपी में, जो आपका पंजाब लेके सबसे अधिक लेके गया था, उसी का जीतू है। अब देखिए अभी कुछ आप खेल हुआ था आपका फिलहाल में, जिसका शुभंकर बता रहे हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय खेल हुआ था आपका, क्या हुआ था भैया, 36वां हुआ, कहाँ पे, गोवा में हुआ था। तो इसका शुभंकर क्या था, मोगा, इसको याद रखिएगा, मोगा था ना, मोगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, 36वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हो रहा था, 36वां कहाँ होगा, उत्तराखंड में होगा, होने वाला है, सारा चीज वहां का शेड्यूल चल रहा है, मोगा था। अब देखिए अभी एशिया खेल हुआ था आपका, 2-3 एशिया खेल हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी, तो 19वां एशिया खेल आपका हो रहा था, 19वां एशिया खेल कहाँ पे हो रहा था भैया, तो हांगजू में हो रहा था, हांगजू में हो रहा था। इसका थीम क्या था, तो इसका क्या था आपका, ये ना था, ये क्या था, क्या बोलते उसको, चेन चेन लियांग लियांग, है ना, और क्या था भैया, हाँ वही तो था, बता रहे हैं। सबसे पहले यही लीजिए ना आप, क्या क्या बोलते हैं उसको, चेन चेन, केन केन, केन केन, चियान चियान, चियान चियान, और लेन लेन, ठीक है, लियान लियान, ठीक है, यही है। तो ये 3 को याद रखेगा, आपका कौन सा हो जाएगा, 19वां एशियाई गेम का। और 19वां एशियाई पैरा गेम का जो था उसका क्या था आपका, 5-5 था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 5-5। तो हम लोग जो 19वां एशियाई गेम हुआ था हांगजू में, हम लोग कितना पदक लेके आ गए थे इसमें हम लोग को टोटल कितना था भैया, इसमें हम लोग को टोटल 107 पदक था, ठीक है। जिसमें से आपका क्या था, सबसे अधिक आपका जो है क्या बता रहे हैं, गोल्ड कितना था, 28 था, ठीक है, यही ना था, 28 था, 38 रजत था, और 41 कांस्य था, और टोटल मिला के 107 लेके आए थे। और पोजीशन में कितना थे, चौथे पोजीशन में। पहला पोजीशन में कौन था, तो पहला पोजीशन में आपका चाइना था, दूसरे में जापान था, तीसरे में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, और चौथे में हम लोग थे। तो ये आपका कौन हो गया, एशियाई खेल, जिसका क्या था, शुभंकर क्या बोले, चेन चेन, कियांग कियांग, लियान लियान, ऐसे ही था, ठीक है। 3 था उसका, जो एक रोबोट बनाया था उसी को नाम करके किया था। अब आइए पैरा गेम में, पैरा गेम का आपका शुभंकर था, पैरा गेम का शुभंकर था आपका 5-5। अब यहाँ पे हम लोग कितना पदक लेके आए थे, तो पहली बार हम लोग 111 पदक लेके आए थे, याद रखिएगा, 111। 29 आपका गोल्ड था, ठीक है, 31 आपका रजत था, और 51 आपका कांस्य था। ये बात, ये आपको बिल्कुल, 29 गोल्ड, 31 क्या रजत, और 51 कांस्य। और ये वाला आपका 19वां एशियाई खेल जो हुआ था उसमें कितना कितना लेके आए थे, क्या कहिएगा, आपका 28 गोल्ड, 38 कांस्य, और 41 आपका, सॉरी क्या बोले, 28 क्या हो जाएगा, 28 आपका गोल्ड हो गया, ये गोल्ड हो गया, ठीक है। 38 आपका क्या हो गया, रजत हो गया, और 41 आपका कांस्य हो गया। तो ये याद रखिएगा। अब 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा, तो क्या कहिएगा, जापान के नगोया में होगा। कहाँ पे होगा, नगोया में। 18वां कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। भारत में कब हुआ था, तो सबसे पहली बार 1951 में भारत में हुआ था। ये बात बिल्कुल भी क्लियर है। यहाँ पे जो भी चीज है, जितना भी शुभंकर है, जितना भी चीज है, यहाँ से ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आपका छठो खेलो इंडिया गेम में इस बार पहली बार इसको शामिल किया गया है। 27 स्पर्धा होंगे इसमें, तो सारा चीज को बिल्कुल भी आपको जैसे जैसे कोई भी क्वेश्चन बनता है वैसे वैसे हम आपको चीजों को बताते चलेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चले, अब ये हाल ही में रिलीज हुआ फिल्म क्या है भाई, डंकी। डंकी का निर्देशक कौन है, तो डंकी कहने का मतलब है, डंकी होता क्या है, ये देखिए, डंकी का शाब्दिक देखिए, ये पंजाबी भाषा है, और ये सारा चीज पंजाब, देखिए आपको थोड़ा सा यही ले चलते हैं, फिर आपको हम यहाँ सारा चीज बताएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए जरूरी है।
क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, एग्जाम के दिन पता चलता है कि ये तो सब गड़बड़ हो गया, कहाँ ही पढ़े थे। हाँ, यही होता है। तो देखिए पंजाब है ना, ये वाला देखिए, यहाँ वाला आपको ये वाला जगह आपको पंजाब मिलेगा। देखिए जम्मू कश्मीर है, ठीक है, इधर से आइएगा, ये आपका ये वाला पंजाब है ना। तो कहने का मतलब है, ये जो डंकी है ना, डंकी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ से वहां कूद के जाना, ठीक है। ये महावरा के टाइप का आता है एक तरह से पंजाबी भाषा में, ठीक है। नहीं बोलता डंकी, नहीं बोलता डंकी जंप है या डंकी रूट है। तो डंकी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा के जाना, उसी को डंकी कहते हैं। तो हुआ क्या ना, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग के यहाँ पे गरीबी है, हम लोग के यहाँ पे बेरोजगारी है, ठीक है कि नहीं, और कोई भी युवा है हमारे तरह, आपके तरह जो भी युवा है, एक बेहतर भविष्य के बारे में सोचता है, और हमारे जो भी रोल मॉडल है, रोल मॉडल कौन है, जो हमारे आसपास में जो भी हम लोग को देखते हैं वही हमारा रोल मॉडल है। तो पंजाब हरियाणा साइड में, गुजरात साइड में, गुजरात का भी एक गांव के बारे में अभी आपको बताएंगे। ये वाला जगह में क्या है ना कि बहुत सारे लोग माइग्रेट हो गए। उस समय में ऐसी परिस्थिति थी, क्योंकि हम लोग अंग्रेज का गुलाम रहे, तो शुरू से यहाँ के लोग को आदत विदेश जाने का रहा है, ठीक है। जो अंग्रेज के गुलाम नहीं रहे, देखिएगा वहां पे विदेश जाने का प्रचलन नहीं है। जैसे ये भूटान अंग्रेज का गुलाम रहा है, नहीं रहा है, देखिएगा वहां पर कहीं नहीं जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, जो भी लोग विदेश जाना, और क्यों जाना चाहता है भाई, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए, एक अच्छा इनकम के लिए। हमारे यहाँ पे रोजगार नहीं है, रोजगार है तो बहुत कम इनकम है। घर के 5 सदस्य हैं, अब 5 सदस्य के द्वारा 10,000 रुपया कमाया जाता है पर मंथ में। अब 10,000 रुपया में क्या खाएगा, क्या पढ़ाएगा, और लोग अपना बच्चे का भविष्य देखता है। और कुछ लोग जब यहाँ से चले गए, आपको पता है 1984 के समय में सिख दंगा हुआ था, और सिख दंगा के समय में बहुत सारे लोग पंजाबी यहाँ से माइग्रेट हुए थे। कहाँ पे, कनाडा के लिए। जब कनाडा में गए, ये लोग का वहां पे सर्वाइव किया, और बहुत सारे लोग अभी बड़े बड़े जो आप पॉप सिंगर देख रहे हैं, बहुत नाम आप लोग जानते होइएगा, ठीक है। तो लोग कौन है, तो उसी के समय में ना यहाँ से लोग माइग्रेट हो गए। और कोई भी जैसे आपका कनाडा है, अमेरिका है या यूके है, तो इस लोग देश का क्या है ना कि अगर आप अपना देश में नहीं रहना चाहते हैं, आप यहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं, आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, आप माइनॉरिटी हैं, ठीक है, अगर आप जाके वो सारा चीज वहां पे खाता है, तो वो आपको क्या वहां का नागरिकता दे देता है, ठीक है। मगर सत्य होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि नहीं जो आप ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आपको 1984 के समय में बता रहे, सिख दंगा के समय में बहुत सारे सिख लोग यहाँ से वहां माइग्रेट हुए। कारण क्या था कि बोला कि नहीं, हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हमको अपना जान का खतरा है, हमको मार दिया जाएगा, तो चलो भाई आप हमारे यहाँ आके रह लो। अब उसी रहने के चक्कर में बहुत सारे लोग वहां पे बहुत अच्छा कर लिए। अब जो भी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से गए हैं तो यहाँ से तो कुछ रिश्तेदार होगा ही, तो देखा कि अरे वहां से जाने के बाद तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा नाम हो गया, बहुत लाइफ स्टाइल हो गया, बच्चे बहुत आगे बढ़ गए, तो लोग सपना देखने लगता है। तो सपना देखने के चक्कर में क्या हो गया भाई, सपना देखने के चक्कर में ये हो जाता है कि लोग वहां जाना चाहते हैं। अब H1B वीजा मिलता नहीं है। अब H1B वीजा ऐसे तो देगा नहीं, H1B वीजा मिलेगा ऐसे तो मिलेगा नहीं। बहुत से ये सब सारे देश में जो है, आप अगर इस देश में जाके बसते तो बहुत इसका नियम कानून बहुत कठोर है, ठीक है, ऐसे बसने देगा नहीं। तो एक रास्ता क्या होता है, ये लोग सोचता है कि हम किसी भी तरह से उस देश में इलीगली रूप से, अवैध रूप से हम लोग क्या करें, चले जाए। तो अवैध रूप से जाने के लिए ये जो ब्रोकर बैठे हुए हैं, क्योंकि सबको चाहिए पैसा, एक मोटा रकम लगता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकर से पैसा लेकर के ये क्या करता है, आपको फ्लाइट किसी तरह से बोला कि आपको देखो, आपको फलाना देश में नहीं जाना है, पहले फलाना देश में क्यों जाना है। देखिए अब भारत से निकल के हम कहाँ पे चले गए भैया, इक्वाडोर चले गए। अब इक्वाडोर एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी वीजा का जरूरत नहीं है, आपके पास पासपोर्ट है, आप निकल जाइए इक्वाडोर, ठीक है। ये लगभग 150 देश के पास ऐसा देश है जो यहाँ पे बिना वीजा के जा सकता है। अब यहाँ से आप पहुंचा दिया, जो भी एजेंट है, जिसको डोंकर कहते हैं, याद रखिएगा डोंकर, तो इसी यही होता है आपका क्या, डोंकी रूट। तो यहाँ से बैठा, यहाँ से बैठ करके इसको पहुंचा दिया कहाँ पे, इक्वाडोर, जहाँ पे कोई भी वीजा का जरूरत नहीं है। इक्वाडोर पहुंचा। अब इक्वाडोर पहुंचने के बाद यहाँ पे गाड़ी वाड़ी में बैठा। अब इक्वाडोर के बाद यहाँ पे कोलंबिया आया, कोलंबिया के बाद पनामा आया, फिर आपका ये आपका आगे में सब छोटी छोटी से देश है, ठीक है। आते 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 आपका यहाँ पे निकल करके ग्वाटेमाला आया, ग्वाटेमाला से आते आते आपका मेक्सिको बॉर्डर के पास आ गया। अब देखिए यहां से लेके, यहाँ पे कहने का मतलब इक्वाडोर से लेके, कोलंबिया से लेके, पनामा से लेके, ये सारा जो एरिया देख रहे हैं, और ये अमेजन का बहुत क्या है, घना जंगल है, आप लोग को पता है यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ पे कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच का एरिया पड़ता है, बहुत घना घना जंगल है, यहाँ पे लुटेरे भी लोग रहते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इलीगली जाना है, और पैदल चलना पड़ता है, 6-6 महीना तक पैदल चलना पड़ता है, न खाने का व्यवस्था, न रहने का व्यवस्था, न कुछ करने का व्यवस्था। अब सोचे इस स्थिति में आदमी का क्या हाल होगा, मरेगा कि नहीं मरेगा। तो बहुत ऐसे युवा हैं जो बेहतर भविष्य के लिए सपना तो देखते हैं, और जाके इस डंकी रूट में फंस जाते हैं। डंकी रूट में फंसने के चक्कर में यहाँ तक आते आते बहुत आदमी का तो मृत्यु हो जाता है। अगर कोई आदमी यहाँ तक आके पहुंच भी जाता है, तो यहाँ पे जानते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप 2021 अपने कालक्रम में यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा क्या बना दिया था, बहुत बड़ा बड़ा जो है आपका वाल बना दिया था। तो यहाँ पे
छरपने के चक्कर में बहुत आदमी फंस जाता है, और फिर यहाँ पे आपका इसका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहता है, बॉर्डर में जो भी रहता है सुरक्षा के लिए, उसके द्वारा पकड़ा जाता है, फिर उसको वहां पे हैंडसअप करवाया जाता है कि चलो फिर वो जाके वहां पे उसको एसाइलम में रख करके बहुत प्रताड़ित करना पड़ता है, फिर फाइनली किसी आदमी को मिल जाता है, वही जो आपको बोले हैं देना पड़ता है कि नहीं हम अपने देश से संतुष्ट नहीं है, हमारे साथ यहाँ प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में किसी को वहां पे नागरिकता दिया जाता है या फिर किसी को फिर वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसे में क्या हुआ, इसका पैसा भी खत्म हो गया, जो भी संपत्ति जमा किया था, लोग जमीन बेच के, गुजरात का एक यहाँ पे जगह है, इस जगह में बता रहे हैं आपको 50% लोग आज के भी डेट में वहां पे है ही नहीं, लोग अपना मतलब एक अपना ई मानता है, रेपुटेशन मानता है कि नहीं हमारे देश से एक आदमी अमेरिका में है, अगर जिसके घर से नहीं है तो सारा उसका बेइज्जती है, समझ रहे हैं, तो यह इसका बात है। तो ये सारा चीज आपका सबसे अधिक कहां पे मिलेगा, राजस्थान, ये सॉरी आपका गुजरात, सॉरी हरियाणा में मिलता है और पंजाब में मिलता है। और हरियाणा में अभी भी आपको दिखेगा, अभी जो आपका रिपोर्ट आया था हम बताए भी थे आपको कि अभी भी जो है हरियाणा में आपको सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। और ये सब चीज कहाँ होता है, बेरोजगारी यहाँ होगा। अब बेरोजगारी होगा तो लोग क्या करेगा, रोजगार के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। तो बेरोजगारी रेट आपको हरियाणा में सबसे अधिक, पिछले 10 साल में सबसे अधिक हरियाणा में आपका जो है बेरोजगारी रेट बढ़ा है। और पंजाब का तो कहानी है, और गुजरात, ये सारा चीज के बारे में आपको डंकी रूट के बारे में सारा चीज हम बता दिए हैं, जो बोले हैं वही है। तो वहां पे लोग कहाँ जाना चाहता है, इंग्लैंड जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है। और पहले कौन ऐसे देश में जाता है जिस देश में वीजा फ्री है। वीजा फ्री का मतलब क्या है, H1B वीजा, जहाँ पे नहीं लगता हो कि जाइए भैया आप पासपोर्ट है, फ्लाइट में बैठिए, और जो जिसके द्वारा, जो लोगों के द्वारा ये करवाया जाता है उसको डोंकर कहा जाता है कि निकलो अब बैठो, अब बैठ करके फिर ये आपको पैदल चलवाता है। अरे आपको एक घटना हम देख रहे थे, ये घटना यहाँ से आया कनाडा और यहाँ से यहाँ चला ना, क्योंकि यहाँ पे भैया माइनस में रहता है, ये बर्फ में अब पूरा परिवार का जान टूट गया। गुजरात का परिवार था, ठीक है, उसका इंटरव्यू में हम देखा, एक आदमी बचा था तो उसने बोला कि सारा आदमी, बच्चा था, 2 बच्चा था, एक आदमी था, ये बर्फ में, क्योंकि हम लोग को ठंडा इतना बर्दाश्त करने का हम लोग को हैबिट है नहीं, और अचानक सा आदमी बेहतर भविष्य के चक्कर में निकलता है और आके यहाँ पे फंस जाता है। फंस करके उसको पता नहीं होता कि हमको कितना चलना, आइडिया भी नहीं है उसको। अभी किसी को अगर आइडिया हो जाए, जो ब्रोकर है उसको तो पैसा कमाना है, अगर उसको आइडिया हो जाए कि हमको यहाँ पे अमेजन का जंगल है, सिलवास है, सब होकर के हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे, कम से कम ये जो आप देख रहे हैं सेंट्रल अमेरिका का ये जो सारा देश है, ये 1-2 देश है, कितना देश है, लोग गाड़ी में किसी तरह से, ट्रक ड्राइवर से किसी तरह से लेकर के और उसको जो है किसी तरह से आपको पहुंचाया जाता है, कहां पे, बॉर्डर तक। फिर बॉर्डर में भी जाके वहां पे एक अलग समस्या खड़ा होता है, तो इसी को कहते हैं डंकी रूट। ये जो आप यहाँ से इस तरह से आप चल करके वहां तक पहुंचते हैं, इसको डंकी रूट बोलते हैं। और जो लोग जाते हैं उसको जो लोग भेजते हैं उसको डोंकर कहा जाता है ना। तो यही है आपका डंकी, समझ गए मेरे हिसाब से, अब कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है डाकू, बहुत घना जंगल है, अमेजन का जंगल बहुत घना, जानते हैं ना, अभी आपको उसके बारे में बताया भी थे कि अमेजन के जंगल को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है ना। बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, उसकी कटिबंधीय जंगल है, वहां पर पहाड़ी, क्योंकि कर्क रेखा और 0 डिग्री के बीच में पड़ता है, हमेशा पहाड़ी से होता है, बड़ी बड़ी जानवर भी रहता है वहां पे, लुटेरे लोग भी रहते हैं, वो सारे चीजों के पार करना होता है। तो समझ रहा है कि कितना जोखिम है, और जिसको कोई आइडिया नहीं, ना खाने का है ना पीने का, सिर्फ एक सपना रहता है कि हमें बड़ा आदमी बनना है, ठीक है। अगर हम अमेरिका पहुंच गए तो उसको अपना सपना के सामने सारा चीज फीका लगने लगता है। तो यही है आपका कहानी, देख रहे हैं डंकी रूट में शाहरुख खान हीरो हैं, कोई तपस्या करके कुछ इसी तरह से कोई नाम है हीरोइन का, और विक्की कौशल है इसमें, ठीक है। तो आपको ये चीज जानना, देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा ये सारा चीज पार करके जाना पड़ता है। तो डंकी रूट से संबंधित आपको डंकी रूट पूछ देगा, H1 वीजा। हाँ, एक हेलने पासपोर्ट आता है, तो इसको भी आपको हम बता देते हैं। हेलने पासपोर्ट क्या है, हेलने पासपोर्ट है ना, जो सबका सबसे पावरफुल, एक दिन आपको और बताया था कि सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है, तो उसी तरह से तो हेलने पासपोर्ट में भारत का स्थान 80, भारत को जो है कितना 2023 में 80वां पोजीशन मिला है 2023 में। और नंबर 1 में कौन है, सिंगापुर है, ठीक है। तो सिंगापुर को याद रखिएगा आप, नंबर 1 में सिंगापुर है, भारत का नंबर कैमा है, 80वां है, ठीक है, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में। H1B वीजा जिसका मिलेगा वहां पे हम लोग आराम से जा सकते हैं, जो चीज जो प्रोवाइड नहीं करता है। और इमिग्रेशन के लिए ऐसे तो कोई देता नहीं है, आप ऐसे जाइए घूमने फिरने जाइए, वो तो ठीक है वहां तक, ठीक है। तो यही है कौन भैया, राजकुमार हिरानी जी, तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, इसी के द्वारा डायरेक्टेड किया। सिद्धार्थ आनंद पठान फिल्म बनाए थे, और संदीप रेड्डी वांगा जो है, ये अभी आपका एक एनिमल फिल्म आया था, वो भी बहुत सुर्खी बटोरा था, मगर ये पॉजिटिव में नहीं था, नेगेटिव में था। तो ये भी याद रखिएगा संदीप रेड्डी को। एनिमल मूवी भी बहुत ज्यादा आपको चर्चा में बना हुआ था, ठीक है, इसी वजह से हम आपको डाल दिए हैं। चले अब चलिए यहाँ पे आते हैं, आपको इस क्वेश्चन से संबंधित चीजें आज अपने देश के बारे में नहीं बताएंगे, आज फ्रांस के बारे में बताएंगे, फिर बात करते हैं। देखिए 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में क्या बोलता है, मुख्य अतिथि कौन होंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको तो बता ही दिए हैं कि बाइडेन आने वाले थे, बाइडेन नहीं आया, क्वाड में गड़बड़ी चल रहा है, क्वाड अब चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी कोई नहीं कह सकता, ठीक है। तो क्वाड देश की संख्या फिर से बता देते हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, भारत है, यूएसए, ठीक है। क्वाड का 2024 में सम्मेलन कहाँ होने वाला था, भारत में होने वाला था, अब नहीं होगा, अभी डिसमिस चल रहा है। और
बाइडेन भी इसी वजह से आना चाह रहा था कि दो फ्रंट एक काज कर लेंगे, तो वहां पे उसका इलेक्शन का हवाला दे रहा है। एंथनी अल्बनीज़ जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उसका अलग, वो चाइना के साथ गोदी में जाके बैठ गया है। जापान वाले अपने व्यस्त चल रहे हैं ना। चले, तो 2024 में हम लोग गणतंत्र कब हुए थे भैया? तो 26 जनवरी 1950 में हुए थे, ठीक है। तो गणतंत्र तो आप लोग जानते ही हैं, दूसरा वीडियो में अच्छा से गणतंत्र बताएंगे कि 2 साल 11 महीना 18 दिन जो अपना संविधान बनने में लगा, उसके बाद अपना संविधान जब लागू हो गया पूर्ण थे, ठीक है, जब हम लोग संप्रभु राष्ट्र हो गए, ठीक है ना, तो तब से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और पहला गणतंत्र दिवस के समारोह पे जो आए थे वो सुकर्णो जी थे, कहाँ के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, पहले आने वाले, ठीक है। फिर 1951 में आए थे, नेपाल के प्रधान, हाँ, राजा थे वो, वही आए थे, ठीक है। उसके बाद ये फिर परंपरा क्या होता है ना कि कोई भी देश ना अपना प्रदर्शन को दिखाता है, पूरे विश्व को दिखाता है कि देखो भाई हमारे पास ये शक्ति। देखिएगा आप गणतंत्र दिवस में बहुत परेड होता है, लोग अपने आप को, अपना देश को दिखाता है कि नहीं, देखिए हमारे पास ये पावर है, ये चीज है, सारा चीज है, तो एक दिखाने का शुभ अवसर मिलता है। इसी अवसर पे एक खासों में से खास, जहां पे हम लोग का एक अच्छा रिश्ता जिस देश के साथ हो उसी को बुलाया जाता है, उसके सम्मान में कुछ आयोजन किया जाता है। तो इसी तरह से इस बार दिख रहे हैं, तो ये सारा चीज आयोजन चलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस पे। तो ये बहुत अटकलियां लग रहा था, हम भी आपको एक बार पढ़ाए थे कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? बाइडेन होंगे। अब वो बाइडेन नहीं है, अब वो कौन हो जाएंगे? तो इमानुएल मैक्रोन हो जाएंगे। देखिए हुआ क्या है कि 25 साल, सबसे पहली बात फ्रांस के साथ हम लोग का कितना साल, 25 साल का जो है ना, एक नहीं होता बायलैटरल जो रिलेशन होता है, ठीक है, तो वो रिलेशन हम लोग का पूरा। पहली बात ये है 25 साल हम लोग का फ्रांस के साथ एक अच्छा रिश्ते का हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, मोदी जी आपका फ्रांस गए हुए थे और यहाँ को आपका लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड भी दिया गया। किसको? मोदी जी को ये लीजन ऑफ ऑनर मिला था, ठीक है। तो ये भी जान लीजिएगा, लीजन ऑफ ऑनर इस बार कब गए थे? 14 जुलाई को गए थे, ठीक है। क्या कहिएगा? 14 जुलाई 2023 को गए थे, ठीक है ना। कहाँ पे गए थे? फ्रांस गए थे। 14 जुलाई को आपका जो है नेशनल डे ऑफ फ्रांस मनाया जाता है, ठीक है। यही आपको अभी बताएंगे, बेस्टिल परेड होता है। क्या होता है बेस्टिल? क्या हुआ था, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, अभी हम किसी को बताएंगे, क्योंकि मोदी गए थे इसके परेड में, हम लोग के परेड में ये आ रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का, घुमा फिरा के कोई भी चीज आपको पूछ देगा, तो ये टॉपिक जानना जरूरी है। अपने भारत के रिस्पेक्ट में तो आप लोग सब कुछ जान ही रहे होइएगा कि हम लोग का संविधान बना, संविधान सभा था, संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। फिर 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ। 24 जनवरी को अंतिम संविधान सभा का बैठक हुआ था। ये सारा चीज जान रहे हैं, फिर ये सब चीज हम बताएंगे भी, ठीक है। संप्रभु राष्ट्र बन गए तो फिर हम लोग गणतंत्र दिवस हो गए, ठीक है ना। ये सारा चीज जानता है। चलिए, तो इस बार इमानुएल मैक्रोन जी आ रहे हैं, ठीक है। 2024 का गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस होगा। ये 6ठे प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये सारा चीज जानते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। फ्रांस के सबसे पहले 1967 में आया था, फिर 2016 में वहां के प्रधानमंत्री थे फ्रांसिस होलांदो, ठीक है। उसके 16 में ही आए थे लास्ट टाइम, और फिर ये आपका 2024 में आ रहे हैं। कौन? ये आपका इमानुएल मैक्रोन जी। अच्छा रिश्ता चल रहा है हम लोग का, राफेल बहुत सारा डील इसके साथ है। तो यही सारी चीज को देखते हुए लोगों को दिखाना भी है कि भाई हमारा फ्रांस के साथ एक अच्छा, हमको तो मेरे हिसाब से जॉर्जिया मेलोनी को बुलाना चाहिए था, है ना, जो विदेश मंत्रालय के तहत जो सब चीज हो रहा है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी के साथ हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है। और वो जो है अभी आपका चाइना का जो है आपका जो है BRI भी छोड़ दिया है, तो उसी को बुलाना चाहिए था। हो सके वो बिजी चल रही होंगी, ठीक है। तो ये समझ जाइए, अब्दुल फतेह अल सीसी 2023 में आया था, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप तो जान ही रहे हैं, अभी ये चुनाव ये नहीं लड़ेंगे, ठीक है। और जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो आने वाले थे, अब नहीं आएंगे, तो फंसाने के लिए आपको दे दे, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फ्रांस की क्रांति के पृष्ठभूमि को जान लेंगे और बेस्टिल परेड के बारे में जानेंगे कि ये बेस्टिल परेड में जो मोदी जी गए थे, उस बेस्टिल परेड में होता क्या है, क्योंकि 14 जुलाई 2023 को नेशनल डे ऑफ फ्रांस मनाया जाता है आपका फ्रांस में प्रत्येक वर्ष। और ये घटना हुआ था कब? तो 1789 का घटना है। तो चलिए थोड़ा सा आपको चलते हैं, फ्रांस का लिख देते हैं, ठीक है, यहीं से चलते हैं और एकदम आराम से समझिएगा, तो मेरे हिसाब से सब समझ जाइएगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति, ठीक है, क्रांति ये लिख दीजिए। देखिए हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं अभी फाइनली, ठीक है, मगर ये थोड़ा सा खाली क्योंकि बेस्टिल डे परेड आ गया है तो इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। लीजन ऑफ ऑनर